हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मकर संक्रांति है, तो सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इससे पहले कि हम अपनी चर्चा में आज की चर्चा में आगे बढ़े, तो ये जान लेना कि मकर संक्रांति का जो पर्व है वो भौगोलिक दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखता है। तो आज हम अपनी क्लास में सबसे पहले मकर संक्रांति को समझेंगे, चूँकि यह काफ़ी संबंधित है भौगोलिक घटना से। तो आइए आज हम सबसे पहले मकर संक्रांति को समझ लेते हैं कि मकर संक्रांति क्या है। हमारे पूरे संसार में दो तरह के कैलेंडर यूज होते हैं, एक तो अंग्रेजी कैलेंडर और एक जो हम भारतवर्ष में यूज़ करते हैं या कहे कि हिंदी कैलेंडर, जिसमें हिंदी तिथियां, हिंदी महीने और दिन होते हैं। बाकी अंग्रेजी कैलेंडर में अंग्रेजी महीने होते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर की गणना सन सूर्य के हिसाब से होती है और हिंदी कैलेंडर की गणना मून यानी चंद्रमा के हिसाब से होती है। लेकिन इन दोनों की गतियाँ अलग अलग होने के कारण भी ऐसा क्या है कि हर बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही क्या है आती है। 14 जनवरी को ही हर बार 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। और भारतवर्ष में तो इसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग धार्मिक महत्व है और इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं और उनका अलग अलग तरीके से अलग अलग जातियों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से यह त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे की भौगोलिक ऐसी क्या घटना है कि यह त्यौहार 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं और कल हमने समझा था कि हमारे सौर मंडल में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण या फिर कहे रिवोल्यूशन करने वाले बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं, जिनमें सूर्य और पृथ्वी और बहुत सारे अन्य ग्रह और बाकी छोटे पिंड क्या है विद्यमान हैं। तो सूर्य की परिक्रमा करने वालों में पृथ्वी और पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा क्या है शामिल है। तो जिस पथ पर हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तब हमारी पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के क्या है सबसे नजदीक होती है। अब आपके मन में यह अवश्य ही आया होगा कि जब पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे निकट होती है, तो फिर निकट होने का मतलब तो आग के गोले के पास जाना है। और 3 जनवरी को तो हमारे यहाँ क्या होता है, भारत में काफ़ी ठंड पड़ती है। फिर ऐसा क्यों है कि जब पृथ्वी नज़दीक होती है और नज़दीक होने के कारण भी ठंड पड़ती है, ऐसा क्यों है
इसके पीछे की भौगोलिक कारण हम अभी अपनी आने वाली एक या दूसरी क्लास में जानेंगे, जब हम पृथ्वी के बारे में क्या है अध्ययन करेंगे। लेकिन चूंकि आज हमें संक्षेप में ये जानना है कि हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। 14 जनवरी को अगर हम देखें, ये हमारी पृथ्वी है जो कि 23.5 डिग्री पर अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और अगर मैं पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटूं और इसको भूमध्य यानी कि पृथ्वी के बीच वाली रेखा या भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, इसका नाम है भूमध्य। चूंकि हमने पृथ्वी के बीच में क्या है इसको बिल्कुल खींचा हुआ है, तो ये क्या होगी हमारी भूमध्य रेखा। और 23.5 डिग्री पर नॉर्थ में जो रेखा होगी वो क्या होगी, कर्क रेखा होगी, कर्क रेखा। ठीक इसी प्रकार साउथ की तरफ जो 23.5 डिग्री वाली रेखा होगी वो क्या होगी, वो होगी मकर रेखा। अब होता क्या है कि सूर्य वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी इन दोनों बिंदुओं के इधर और इधर नहीं जाती है। यानी अगर सूर्य को हम ये समझ ले और सूर्य से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं सूर्य से आने वाला सीधा प्रकाश इन दो बिंदुओं के बीच क्या है, सीधी रेखाएं पड़ती है। बाकी इसके ऊपर वाले किसी भी, उसको बाद में अध्ययन करेंगे, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे। जो इससे ऊपर वाले बिंदु होंगे या इससे ऊपर की जो भी स्थिति होगी या नीचे की तरफ जब हम साउथ की तरफ जाएंगे तो इससे नीचे वाले जितने भी बिंदु होंगे उन पे क्या है कि सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं पड़ेगी। और पृथ्वी की मूवमेंट के हिसाब से सूर्य की किरणें हमेशा इन दोनों 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच क्या है रहेगी। अब जो हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की, चूंकि मकर और संक्रांति यह शब्द दो शब्दों से, इस त्योहार का नाम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक मकर है और दूसरा संक्रांति। तो मकर हमारी रेखा से मतलब हुआ और संक्रांति का मतलब होता है संक्रमण, यानी कि एक से दूसरे में जाना। तो मैंने बताया कि 3 जनवरी को सूर्य की किरणें सीधी कहाँ से, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक रहती है और सूर्य की सीधी किरणें दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि पृथ्वी के निचले वाले हिस्से पे क्या है पड़ती है। इस दिन चूंकि 14 जनवरी को सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर रहती है और 14 जनवरी के ठीक बाद यह सीधी रेखाएं मकर रेखा से संक्रमण कर किसकी तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। और फिर गर्मी में 21 जून को, जिसको हम चूंकि कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है और 21 जून को हम भारत में सबसे बड़े दिन के रूप में देखते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि सूर्य आज के दिन मकर रेखा से संक्रमण कर उत्तर की ओर क्या है प्रागमन करता है। तो इसी त्योहार को, इसी भौगोलिक घटना को हम भारतवर्ष में मकर संक्रांति के रूप में क्या है जानते हैं। लेकिन अलग अलग भारत के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में यह त्योहार अलग अलग नामों से क्या है जाना जाता है। तो आइए आज हम अपनी उस क्लास को देख लेते हैं जो कल हम जिस बिंदु पर और जिस टॉपिक पर हम उसको छोड़कर गए थे। तो
कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम सूर्य के बारे में क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, सूर्य। और हमने सूर्य के बारे में क्या समझा था कि सूर्य, अगर इसी को मैं पूरा सूर्य समझ लूं तो फिर सूर्य को समझने के बाद मैंने बताया सूर्य का जो विभाजन है हम उसको उसके पूरी संरचना के हिसाब से, जब हम कॉम्पोजिशन ऑफ सन की बात करेंगे तो मैंने क्या बताया कि ये सूर्य का, अगर मैं इसको धरातल या बाह्य आवरण समझ लूं तो इसके अंदर वाले भाग को, अगर मैं इसका केंद्र वाला भाग समझ लूं और इसके बाद ये वाला एक और भाग क्या है, हम इसको 3 भाग में क्या है, उसके केंद्र बिंदु से उसके धरातल बिंदु तक इसको हम 3 अलग अलग भागों में क्या है, डिवाइड करेंगे। और वो डिवाइडेशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन तीनों भागों की विशेषताएं आपस में क्या है, अलग अलग है, जो कि हमने कल डिस्कस किया था। और इस भाग का नाम हमने बताया कि ये क्या था, हमारा कोर। इसके बारे में हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था। और ये वाला हमारा क्या था, विकिरण क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र, रेडियो एक्टिव एरिया। और ये हमारा संवहनीय क्षेत्र। मैंने बताया कि कोर भाग में क्या है, इसके कोर भाग में कौन सी क्रिया होती है, सूर्य के कोर भाग में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन होता है, जहां 2 हाइड्रोजन के हल्के नाभिक मिलकर हीलियम का एक भारी नाभिक बनाते हैं। और इस क्रिया के दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो कि मैंने बताया 1s2, 2 हल्के हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम का एक भारी नाभिक बनाएंगे और अत्यधिक मात्रा में क्या है, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। और ये ऊर्जा एक सेकंड में कितनी होगी, वो 40 लाख टन ऊर्जा के बराबर क्या है, होगी 40 लाख टन ऊर्जा। तो ये कल हमने सब डिस्कस कर लिया था। और इसके बाद हम पहुंचे थे कि हम अब डिस्कशन करेंगे सूर्य के बाहरी आवरण को, जो कि हम ये मान लेते हैं कि हम इसको सूर्य का धरातल मान लेते हैं। और धरातल के ठीक ऊपर, जैसे हमारी पृथ्वी के, हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी के सरफेस पर रहते हैं, और इसके ठीक ऊपर जो आकाश में दिखाई देता है, इसको हम कैटेगराइज करेंगे या फिर इसका वर्गीकरण करेंगे और उसकी विशेषताओं को देखेंगे। तो जब हम सूर्य की इस प्रकार की संरचना को देखते हैं और हम इसको धरातल मान लेते हैं, और धरातल के ऊपर फिर चूंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ऐसे ऐसे इसकी स्थितियों में क्या है, भिन्नता आएगी, और हम उसको 3 भागों में क्या है, डिवाइड कर लेते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अब हम इसको 3 भागों में बांटकर क्या है, देख लेते हैं। और इसके, ये हमारा पहला भाग फोटोस्फीयर और ये क्रोमोस्फीयर, और थर्ड वाले को हम कोरोना। हम सूर्य के धरातल को, इस सूर्य की बाहरी परत को धरातल मानते हुए ऊपर वाले आवरण को 3 भागों में बांटकर देख लेते हैं, क्योंकि वो तीनों भाग अलग अलग तरह की क्या है, विशेषताएं रखते हैं। तो इस प्रकार से हम इन तीनों भागों की विशेषताएं देखेंगे और वो किस प्रकार से तीनों भाग अपने आप में क्या है, भिन्न है। तो आइए इनके बारे में हम क्या है, अध्ययन कर लेते हैं।
तो सूर्य के धरातल के ऊपर वाले जो भाग हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि अगर हम इसको सूर्य माने तो इसके बाहरी वाले आवरण को हम ऐसे अगर कैटेगराइज करें, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो मैंने बताया कि पहले वाले भाग को क्या बोलेंगे, फोटोस्फीयर बोलेंगे, और दूसरे वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, क्रोमोस्फीयर बोलेंगे, और तीसरे वाले भाग को हम कोरोना बोलेंगे। तो जब हम पहले भाग की विशेषताओं को जानेंगे तो हम देख पाएंगे कि फोटोस्फीयर को प्रकाश का क्षेत्र कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सूर्य का इसको हम संपूर्ण सूर्य मान लेते हैं। ये सूर्य का केंद्र और ये दूसरे वाला विकिरण क्षेत्र और ये संवहनीय क्षेत्र और ये सूर्य का बाहरी आवरण। चूंकि ये पहला फोटोस्फीयर ये इसके धरातल के सबसे पास वाला क्षेत्र है और यहाँ का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, तो ये अवश्य ही इस बढ़ते हुए तापमान के कारण इस क्षेत्र में अत्यधिक क्या है, प्रकाश रहेगा। सूर्य के बाहरी आवरण के प्रकाश वाले क्षेत्र में बहुत प्रकाश, सूर्य के बाहरी आवरण के क्षेत्र में अत्यधिक प्रकाश रहेगा, तो हम इसको क्या है, प्रकाश का क्षेत्र क्या है कहेंगे। यह सन की या सूर्य की दृश्य सतह सौर वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जो कि सूर्य के अधिकांश विकिरण का उत्सर्जन करती है। जो सूर्य से प्राप्त रेडिएशन प्राप्त होता है उसका क्या है, ये उत्सर्जन करती है। तो ये क्या हुआ, हमारा फोटोस्फीयर जो प्रकाश के, जो हमारे सूर्य के धरातल की या कहे कि बाहरी आवरण की जो हमारी फर्स्ट वाली क्या है, लेयर है, उसको हम प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। चूंकि सूर्य के बाहरी आवरण का तापमान क्या है, बहुत अधिक है, तो अधिक तापमान होने के कारण जब हम देखते हैं कि कहीं लाइट, कमरे के अंदर जब कोई बल्ब या लाइट जलती है तो उसके पास वाले क्षेत्र में क्या है, अधिक रोशनी हमें क्या है, दिखाई पड़ती है। ठीक इसी प्रकार सूर्य के पास वाले क्षेत्र में हमें क्या है, अधिक रोशनी क्या है, दिखाई पड़ेगी, इसलिए हम इसको प्रकाश का क्षेत्र भी क्या है कहते हैं। और सूर्य से जो विकिरण प्राप्त होगा उसका उत्सर्जन कौन करेगा, ये जो इसका प्रकाश मंडल है या फोटोस्फीयर वाला क्षेत्र है, ये प्राप्त विकिरण को क्या करेगा, आगे निकाल देगा या फिर उसका उत्सर्जन कर देगा। तो इसके बाद देख लेते हैं क्रोमोस्फीयर या फिर कहें वृणमंडल। वृणमंडल सूर्य के धरातल से या बाहरी आवरण से दूसरे नंबर की क्या है, वो परत है जो विशिष्ट प्रकार की विशेषताएं रखती है। और यह परत 3000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर का लगभग क्या है, क्षेत्र कवर करती है। कहीं इस आवरण की मोटाई 3000 किलोमीटर है तो कहीं इसी आवरण की मोटाई 5000 किलोमीटर के आसपास है। तो आइए देख लेते हैं क्रोमोस्फीयर जो आवरण मंडल है उसकी क्या विशेषताएं है। यह लगभग 3000 से 5000 किलोमीटर गहरा है और अत्यधिक गर्म हाइड्रोजन के जलने के कारण एक लाल रंग की चमक का क्या है, उत्सर्जन करता है। लाल रंग केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जाएगा? इसका कारण अभी 1 मिनट के बाद बताएंगे। और उसका सीधा कारण यह है कि जब हमारा, पहले तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। सूर्य ग्रहण एक अलग टॉपिक है, उसको अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो जब आगे बढ़ेंगे और हमारा ये टॉपिक आएगा तब हम इसकी
गहराई से क्या है अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं एक मोटा मोटी इसका आपके दिमाग में क्या है एक परसेप्शन बन जाएगा और आपको ये मालूम हो जाएगा कि सूर्य ग्रहण किसको कहते हैं। अगर ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा क्या है, ये हमारी पृथ्वी, और जो कि अगर मैं कहूं कि ये सन है और हमारी पृथ्वी क्या है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, और ये चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि ये चंद्रमा घूमता हुआ कभी कभी ठीक पृथ्वी यानी के अर्थ और सन के ठीक बीच में क्या है आपको देखने को मिलेगा। और जब ये सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आएगा तो हमें वो हिस्सा सूर्य का जितने हिस्से को हम यहाँ से देखेंगे कि चंद्रमा कवर करेगा, वो सूर्य का कुछ हिस्सा हमें दिखाई नहीं देगा। और कभी कभी क्या होता है कि वो ठीक सूर्य के पूरा का पूरा सामने आ जाता है और सूर्य हमें पूरा ही नहीं दिखाई देता है। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो लाल रंग केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि जब सूर्य के बाहरी आवरण के आसपास का तापमान अधिक होगा, अधिक होने से जो चमक होगी वो बहुत अत्यधिक होगी और हमें लाल रंग क्या है उस अत्यधिक चमक के कारण दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही वो चमक वाला भाग हमारा चंद्रमा से ढक जाएगा तो हमें क्या है उसके ठीक बाहरी वाली लेयर क्या है दिखाई देगी। क्योंकि अन्य दिनों में क्रोमोस्फेयर द्वारा उत्सर्जित प्रकाश उज्जवल फोटोस्फीयर की तुलना में बहुत कमजोर होता है। अब देख लेते हैं प्रकाश की तीसरी आवरण जो उसके धरातल से तीसरे नंबर का है, जिसको मैंने बताया उसका नाम क्या है, कोरोना है। यह आयनित गैस से बना होता है और इसका घनत्व बेहद कम होता है। चूंकि इसका आकार सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है, इसलिए वे लगातार बदलते रहते हैं। इसे केवल विशेष उपकरणों की सहायता से पूर्ण सूर्य ग्रहण के अलावा अन्य दिनों में देखा जा सकता है, क्योंकि सूर्य की सतह या प्रकाश मंडल तेज होता है। ये इसमें गलत लिखा हुआ है, बाकी दिनों में नहीं देखा जा सकता है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश दूसरे और तीसरे लेयर कभी हमें दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि उसके जो बाहरी आवरण है वो उसकी चमक के कारण हमें दिखाई नहीं देंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि वो किस प्रकार से सूर्य ग्रहण के समय किस प्रकार से दिखाई देता है। अगर हम देखेंगे कि ये इसके ठीक पीछे सन और ये वाली चीज क्या है जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये मून है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो ये मून ठीक सूर्य के क्या है अभी सामने है, और इसके ठीक पीछे सूर्य से निकलने वाली वो चमक जिसको मैंने अभी आपको क्या है बताया, ये आवरण में क्या है, उन तीनों आवरण में क्या है फैली हुई है। अब अगर चंद्रमा सामने ना हो, इसको ब्लैक ब्लैक को हटा दूं और ये खाली आपको सूर्य ही सूर्य दिखाई पड़े, तो ये वाली चीजें आपको दिखाई नहीं देगी। इसका एक सीधा सा उदाहरण आप इस प्रकार समझिए कि सामने से एक ट्रेन आ रही है और आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और आने वाली ट्रेन की आप रात में देखते हैं कि ट्रेन सामने से आ रही है और ट्रेन के ऊपर एक बहुत बड़ी लाइट जली हुई है, और आप अक्सर देखेंगे कि सामने से आने वाली ट्रेन की आपको सिर्फ और सिर्फ लाइट दिखाई पड़ती है, उसका बाकी कोई भी चीज आपको दिखाई नहीं पड़ती।
ठीक इसी प्रकार से सूर्य की ये ज़्यादा चमक होने के कारण इसके आसपास के आवरण, जिनको मैंने बताया फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर, ये और कोरोना, जो 3 भागों में विभाजित है, वो आपको कभी दिखाई नहीं देंगे। तो ये इस प्रकार से हमने क्या है, सूर्य के बारे में समझा। अब आइए कुछ और चीजें सूर्य के बारे में क्या है समझ लेते हैं। अब बात करते हैं हम कॉस्मिक ईयर की। ये सूर्य से संबंधित क्या है, कुछ स्पेशल फैक्ट है जिसको हम जान लेते हैं। कभी कभार किसी वनडे एग्जाम में ये चीज़ें क्या है पूछ ली जाती है, जैसे कि सौर वर्ष या फिर कॉस्मिक ईयर कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कॉस्मिक ईयर क्या होता है, और उसके पीछे कई सारे क्या है ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, और वो बड़े ही कंफ्यूजन वाले होंगे। आपको लगेगा कि सौर का मतलब एक चक्कर लगेगा कई बार की पृथ्वी जो एक चक्कर पूरा करती है, यानी कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर करने का पूरा समय होगा। इस तरह से आपके दिमाग में कई बार क्या है ऐसी सोच डेवलप होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि सूर्य, हमने कल डिस्कस किया कि सूर्य के चारों तरफ बहुत सारे आकाशीय पिंड क्या है चक्कर लगाते हैं। वो अलग अलग तरह की विशेषताएं रखते हैं, और उनको अलग अलग प्रकार से कैटेगराइज किया हुआ है, उनका वर्गीकरण क्या है किया हुआ है। तो जब हम देखते हैं कि ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और जैसे कि हमने चर्चा की थी कि हमारे जिस प्रकार से हमारे पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य भी क्या है गतिमान है। और चूंकि सूर्य या कहे फिर कोई भी तारा किसके हिस्से हैं, गैलेक्सी का हिस्सा है, और वो किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, गैलेक्सी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा सूर्य, हमारी आकाश गंगा, जिसका नाम क्या है मंदाकिनी है, उसकी मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में क्या है अवस्थित है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा सूर्य जिस आकाश गंगा में है उसका नाम मंदाकिनी है, और वो उसकी मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में क्या है अवस्थित है। तो यह पृथ्वी की भांति जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या है घूमती है, ठीक उसी प्रकार से अपनी मंदाकिनी की परिक्रमा, अपनी गैलेक्सी की परिक्रमा 250 मिलियन वर्ष अर्थात 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है। और इसी अवधि को हम क्या कहते हैं, इसी अवधि को हम क्या कहते हैं सौर वर्ष या फिर कॉस्मिक ईयर। कई बार आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में कि वो आपसे कई बार हिंदी में सौर वर्ष ना लिख करके मोस्टली टाइम आपको वो क्या लिखेगा कॉस्मिक ईयर लिखेगा। और आपको याद रखना है कि वो कौन सा समय है कि जब हमारा सूर्य जितने समय में हमारी गैलेक्सी यानी कि मंदाकिनी की एक परिक्रमा करता है, हम उस समय को क्या कहेंगे सौर वर्ष या फिर कॉस्मिक ईयर के नाम से जानेंगे। और वो समय कितना है 25 करोड़ वर्ष। आइए अब हम सूर्य के बारे में जो अति महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको क्या है समझने की कोशिश करते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करता है। सूर्य का अपनी दूरी पर घूर्णन ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर अलग अलग गति से होता है। आप अभी सूर्य को ना समझ के पहले पृथ्वी को समझिए। यह हमारी पृथ्वी है,
ये इसको दोबारा रीराइट कर लेते हैं, को रीराइट करेंगे। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, और ये हमारी इसके बीच की भूमध्य रेखा है, और इसको हम उत्तरी ध्रुव के नाम से क्या है, जानते हैं। और यह हमारा क्या है, दक्षिणी ध्रुव। ये हमारे इसको नॉर्थ पोल, और दूसरे वाला हमारा क्या है, साउथ पोल। साउथ पोल, ऊपर वाला हमारा नॉर्थ पोल और नीचे वाला हमारा साउथ पोल। चूंकि हमारी पृथ्वी एक ठोस रूप में है, और जब ये ऐसे ऐसे घूमेगी तो हमारे इसके सभी बिंदु, चाहे वो भूमध्य रेखा हो या फिर ये वाली चीज हो, इसको अगर हम गेंद मान लें और ऐसे उंगली पर नचाए, चूंकि गेंद ठोस है और इसको ऐसे नचाएंगे तो इसका हर कोई बिंदु एक साथ क्या है, रोटेट करेगा। चाहे वो बिंदु यहाँ पर हो, चाहे वो बिंदु यहाँ पर हो, चाहे वो यहाँ पर हो, अगर हम ऐसे रोटेट करेंगे तो रोटेट करने का मतलब है कि हर बिंदु ऐसे पूरा का पूरा एक चक्कर ठीक उसी समय में पूरा करेगा जो भूमध्य रेखा का स्थान वाला पूरा करेगा। तो ये वाला बिंदु भी ठीक उसी समय में क्या है, रोटेट करेगा। लेकिन सूर्य के साथ में ऐसा नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य ठोस नहीं है, और सूर्य, जैसा कि अभी हमने देखा कि सूर्य का जो क्रोमोस्फेयर वाला पार्ट है, आवरण है, बाहरी आवरण, वो कहीं पर 3000 किलोमीटर तो कहीं पर 5000 किलोमीटर क्या है, आवरण रखता है। सूर्य ठोस नहीं है, सूर्य प्लाज्मा से बना है। और अब अवश्य ही आपके दिमाग में आया होगा कि प्लाज्मा हमने बायोलॉजी में तो कभी सुना है, जो हमारे ब्लड के अंदर या रक्त के अंदर पाया जाता है। तो ये वाला प्लाज्मा क्या है? और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्लाज्मा होता क्या है। जब हम देखते हैं कि द्रव्य या मैटर कितने प्रकार का होता है या किस किस फॉर्म में हो सकता है, तो हमने अक्सर छोटी क्लासों में पढ़ा है कि द्रव्य 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। प्लाज्मा को हम द्रव्य की चौथी अवस्था के रूप में क्या है, देखते हैं। प्लाज्मा को हम द्रव की चौथी अवस्था के रूप में क्या है, देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं सूर्य की। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में क्या करता है, घूर्णन करता है। सूर्य का अपनी धुरी पर घूर्णन करना ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर अलग अलग गति से होता है, क्योंकि यह एक ठोस गोला नहीं बल्कि प्लाज्मा से मिलकर बना है। और यह प्लाज्मा का क्या है, गोला है। भूमध्य रेखा पर प्लाज्मा तेज घूमता है और ध्रुवों पर धीरे, जिसे डिफरेंशियल और रोटेशन या विभेदक घूर्णन क्या है, बोलते हैं। जिसका कारण कोरियोलिस प्रभाव और सूर्य के अंदर प्लाज्मा का संवहन है। आइए पहले कोरियोलिस प्रभाव को भी देख लेते हैं कि ये क्या है।
जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो घूमने के साथ में इसके घूर्णन के कारण इस पर एक बल कार्य करता है, और वो बल दोनों, अगर हम पृथ्वी के बीच में एक रेखा खींचे, और इसको मैंने आपको बताया कि हम इसको उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे और इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, तो हम देखते हैं कि इस पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न हुए, इस पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न हुए बल को कोरियोलिस प्रभाव या कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। कोरियोलिस बल, इसके घूर्णन के कारण एक आभासीय बल यहाँ जो बड़े आकार की चीजें हैं उन पर लगता है, उसको हम कोरियोलिस बल बोलते हैं। और जिन वस्तुओं के ऊपर वो इफेक्ट करता है उसको हम कोरियोलिस प्रभाव बोलते हैं, जिस कारण वस्तुएं प्रभावित होती है। और होता क्या है कि यहां वाली चीजों को ये बल दाईं ओर क्या है, घुमा देता है, और यहां वाली चीजों को बाईं ओर क्या है, घुमा देता है। कोरियोलिस फोर्स की विस्तृत चर्चा हम अपनी अर्थ वाले चैप्टर में क्या है करेंगे, चूंकि ये हमारे सूर्य के एक स्पेशल फैक्ट के अंदर क्या है दिखता है कि उसके जो घूर्णन में कोरियोलिस इफेक्ट किस प्रकार महत्व रखता है। तो सूर्य के अंदर प्लाज्मा का संवहन है, जिससे भूमध्य रेखा पर घूर्णन अवधि कम 25.6 डेज और ध्रुवों पर ज्यादा 33.5 दिन होती है। सूर्य अपने अक्ष पर 7.25 डिग्री क्या है, झुका हुआ है। तो अगर हम इसको सूर्य मान ले तो हम देखेंगे कि यहाँ जब ये सूर्य ऐसे घूमेगा तो इसका बीच वाला हिस्सा एक चक्कर पूरा करने में क्या है, लगभग 25.3 दिन लेता है। और जब हम देखते हैं कि ये वाला हिस्सा, ध्रुव वाला हिस्सा क्या है, दिन 33.5 डेज क्या है लेता है। और जैसा कि मैंने बताया सूर्य अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, 7.25 डिग्री झुका हुआ है। तो ये सूर्य के बारे में क्या थी, कुछ विशिष्ट फैक्ट है जिसको हमने जाना, और ये एग्जाम में कभी कभी क्या है पूछ लिए जाते हैं। आइए अब देख लेते हैं, चूंकि हम बात कर रहे थे इससे पहले सोलर सिस्टम की, और सोलर के बीच में क्या था, सन। हमने एक एक चीजों को हमने जाना है। जैसे पहले हमने यूनिवर्स को जाना, और यूनिवर्स से हमारी गैलेक्सीज को जाना, और चूंकि गैलेक्सीज हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी, और जिसका हिस्सा हमारा क्या है, हमारा सोलर सिस्टम क्या है, हमारी मंदाकिनी का हिस्सा है। तो हमने सोलर सिस्टम को जाना, और सोलर सिस्टम के ठीक सेंटर में क्या है, सन है, जो काफी महत्व रखता है। क्योंकि सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रकाश प्राप्त होता है, और इस सूर्य के कारण क्या है, पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो हमने सूर्य को क्या है एक मोटा मोटी तौर पर डिस्कस अभी किया है। अब हम देख लेते हैं कि जब हम बात सौरमंडल की करते हैं, तो जैसा कि मैंने तुम्हें कल बताया कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले कुछ पिंड और सूर्य को मिलाकर हम सौरमंडल बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं उन पिंडों को बारी बारी करके, जिनकी हमने कल चर्चा की थी, और उनको हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया था। और मैंने बताया कि वो 3 भागों में सबसे पहला भाग है मेजर प्लैनेट्स या परंपरागत ग्रह।
और वो परंपरागत ग्रह कितने हैं? 8 है, जो कल हमने पिक्चर से समझा था और मैंने आपको चित्र के द्वारा चित्र बना करके भी एक एक करके आपको समझाया था। तो आइए अब देख लेते हैं वो प्लेनेट्स कि प्लेनेट्स होते क्या हैं। प्लेनेट्स ग्रह वो खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन जो आप देख पा रहे हैं, ये अभी की टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन अभी की तो है, लेकिन बहुत पुरानी या प्राचीन समय की नहीं है। ये नई परिभाषा 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा दी गई। इस समय से ठीक पहले 2006 से अगस्त 2006 से ठीक पहले 24 अगस्त 2006 से ठीक पहले हमारे सौर मंडल में जो मेजर प्लैनेट्स हैं उनकी संख्या, नंबर ऑफ मेजर प्लैनेट्स कितनी हुआ करती थी? वो 9 हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही ये हमारा एक सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन के बाद इन ग्रहों की संख्या घट करके 8 रह गई। तो क्या आपको लगता है कि एक ग्रह समाप्त हो गया? ऐसा नहीं है। वो जो हमने नई परिभाषा स्थापित की या IAU ने नई परिभाषा दुनिया को बताई कि हम ग्रह किसको कहते हैं, तो उस परिभाषा के अनुसार जो एक ग्रह अब ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है, वो इन शर्तों को पूरा क्या है नहीं करता है, इसलिए उसको मेजर प्लैनेट्स की श्रेणी से आउट कर दिया गया है और अब ग्रहों की संख्या 8 है। और आपको ज्योतिष वाले ग्रह नहीं पढ़ने हैं। ज्योतिष में आज भी 9 ग्रह हैं और वो 9 ग्रह अलग अलग तरीके के हैं। वहाँ राहु, केतु और सूर्य भी क्या है, सब ग्रह है, लेकिन यहाँ वो ग्रह नहीं है। तो अब जान लेते हैं कि वो खगोलीय पिंड जो निम्न शर्तों को पूरा करते हो। सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि वो सूर्य की परिक्रमा करते हो। द फर्स्ट थिंग इज दे रेवुलेट अराउंड द सन एंड द सेकंड इज उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, यानी कि आकर्षण करने की शक्ति हो, या फिर कहे उस दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने की शक्ति हो। तो उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके और वह अपने आसपास का क्षेत्र साफ रखता हो, या उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी दूसरे खगोलीय पिंडों की उसके आसपास क्या है, भीड़ भाड़ ना हो। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन 2006 के बाद की सभी क्या है, ग्रहों की परिभाषा में सम्मिलित है। तो ग्रहों को 2 समूह में बांटा गया है, आंतरिक या स्थलीय ग्रह। आंतरिक या स्थलीय ग्रह, जैसा कि मैंने तुम्हें कल बताया कि ये हमारा क्या है, सन है। और सन से जैसे जैसे सन के अगर हम देखेंगे कि सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाने वाले ग्रह क्या है, को हम देखते हैं। तो मैंने बताया कि ये पहले वाला जो है वो क्या है, बुध है, और दूसरा शुक्र है, और तीसरा हमारी पृथ्वी है, और चौथा मंगल, और फिफ्थ बृहस्पति और शनि और अरुण
एंड लास्ट इज वरुण। तो अभी हमने देखा कि हम ग्रहों को क्या है दो भागों में, एक मिनट, अभी ग्रहों को हम दो भागों में क्या है देखते हैं। तो पहला भाग कौन सा है, मैंने बता आंतरिक या स्थलीय भाग। और आंतरिक जो हमने कल भी देखा था, कल भी मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि सूर्य के नजदीक वाले 4 ग्रह, सूर्य के नजदीक वाले 4 ग्रह जिसमें कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह है या फिर कहे ये स्थलीय ग्रह है। अब इनको स्थलीय आंतरिक तो समझ आता है कि ये सूर्य के नजदीक वाले ग्रह क्या है, पास वाले ग्रह है, इसलिए हम इनको सूर्य के हिसाब से देखें तो आंतरिक ग्रह क्या है कहेंगे। लेकिन ये स्थलीय वाली चीज क्या है, स्थलीय वाली चीज इनमें हमें देखने को मिलता है कि ये चट्टानीय ग्रह है, इन पर रहने के लिए क्या है स्थल है, जगह है। और अक्सर हम देखते हैं कि जब हम बहुत सारे मिशंस देखते हैं, या वो चंद्रमा का मिशन हो या फिर मंगलयान वाला मिशन हो या फिर यहाँ वाले कोई मिशन हो, तो हम देखते हैं चूंकि यहाँ स्थल है और संभावनाएं अधिक है, इसलिए हमारे स्पेस कार्यक्रमों में जो जितने भी हमारे स्पेस प्रोग्राम होते हैं उनमें अक्सर हम इन ग्रहों पर क्या है विशेष ध्यान से हम इनको क्या है देखते हैं। और बाकी 4 ग्रह जो बाह्य ग्रह है उनमें वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति, ये हमारे क्या है बाह्य ग्रह है, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको हम गैसीय भी क्या है बोलते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि आसपास अन्य खगोलीय पिंड की भीड़भाड़ न हो। ग्रहों को 2 समूह में बांटा जाता है, आंतरिक या स्थलीय ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो कि चट्टानी है, और बाह्य ग्रह जो कि गैस से बने हुए हैं, इनको हम बाहरी या गैसीय ग्रह भी क्या है बोलते हैं। तो आज हम अपने विषय को यहीं तक रखेंगे और कल हम बारी बारी से इन ग्रहों के बारे में क्या है चर्चा करेंगे, जो कि आपको मैंने अभी क्या है बताया कि हम एक एक ग्रह के बारे में, जो बुध है एक विशेष प्रकार की क्या है विशेषताएं रखता है। तो पहले हम बुध को डिस्कस करेंगे, फिर शुक्र और पृथ्वी, मंगल, और इस प्रकार से 8 के 8 ग्रह की हम चर्चा करेंगे। तो सभी जो भी क्लास को देख रहे हैं, जिनको अच्छे से समझ आ रहा है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।